Hello students, how are you? I hope you all are fine. In today's class, we will talk about a very important unit in grammar. You know, in previous class we talked about the linguistic units, and in today's class we will talk about a very important and very popular part of English grammar, which is time and tense. You know, time and tense, it is very important chapter. टाइम और टेंस जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है. इसका महत्व तब समझेंगे जब आप इसको जानेंगे. आप इसका महत्व को जब इसको जान लेंगे तो इसका महत्व समझेंगे. टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस. Time and tense, yes, I was talking about that. Time and tense both are very important for us, but we will make a difference. हम लोग टाइम और टेंस के बीच में पहले डिफरेंस को देखेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस. देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस. सो देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस. टाइम का मतलब होता है जो समय चल रहा है, अनवरत टाइम जो चल रहा है, इसको टाइम कहते हैं. लेकिन टेंस ये एक पूरी तरह से ग्रामेटिकल कैटेगरी है. टेंस इज ए ग्रामेटिकल कैटेगरी. टाइम इज ए नॉन ग्रामेटिकल कैटेगरी. टाइम इज ए नॉन ग्रामेटिकल कैटेगरी, बट टेंस इज ए ग्रामेटिकल कैटेगरी. टेंस का परिभाषा भी हम लोग जानेंगे पहले कि टेंस इज ए ग्रामेटिकल कैटेगरी रेफरिंग टू द सिचुएशन ऑफ टाइम. टेंस ग्रामर की वह कैटेगरी है जो समय के अंदर जो सिचुएशन होता है उसके बारे में बताता है. टेंस इज ए ग्रामेटिकल कैटेगरी रेफरिंग टू द सिचुएशन ऑफ टाइम. टेंस ग्रामर की वह कैटेगरी है जो समय के अंदर जो सिचुएशन होता है उसको बताते हैं. अब हम लोग जानते हैं टाइम और टेंस में पहले फर्क क्या है. टाइम जो है, टाइम का ताल्लुक जो है वो वर्ब के माना से है. टाइम का ताल्लुक जो है, टाइम का जो ये ताल्लुक है वो वर्ब के माना से है. लेकिन टेंस का जो वास्ता है वो वर्ब के फॉर्म से है. यही डिफरेंस है. और आपको हम जैसे बता चुके हैं कि टाइम जो है ये नॉन ग्रामेटिकल यूनिट है, लेकिन टेंस एक पूरी तरह से ग्रामेटिकल यूनिट है. सो हम लोग पहले जानेंगे टेंस का डेफिनेशन. टेंस का डेफिनेशन जानेंगे. टेंस का डेफिनेशन हम यहां लिखते हैं. Tense. Tense is a grammatical. Tense is a grammatical category referring to the situation of time. ये टेंस का सबसे अच्छा डेफिनेशन है. ये टेंस का सिचुएशन ऑफ टाइम, ये टेंस का सबसे अच्छा डेफिनेशन हो सकता है, क्योंकि टेंस जो है, टेंस एक ग्रामर की कैटेगरी है. टेंस इज ए ग्रामेटिकल कैटेगरी रेफरिंग टू द सिचुएशन ऑफ टाइम. टेंस ग्रामर की एक कैटेगरी है जिसमें हम लोग सिचुएशन ऑफ टाइम के बारे में पढ़ते हैं. नॉट ओनली टाइम, द सिचुएशन ऑफ टाइम. समय के अंदर जो विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं होती है और ये अवस्थाएं ही टेंस कहलाती हैं. एक्चुअली टाइम के अंदर जो अवस्थाएं हैं उसी अवस्थाओं के स्टडी को हम लोग टेंस कहते हैं. और दूसरा डेफिनेशन भी हम लोग ले लेते हैं जिससे आपको आसानी होगी. दिस इज फर्स्ट डेफिनेशन. दिस इज फर्स्ट डेफिनेशन एंड द सेकेंड डेफिनेशन इज tense is the study of verbs and their forms. टेंस इसको भी कहते हैं कि वर्ब की पढ़ाई को टेंस कहते हैं और उसके फॉर्म्स की पढ़ाई को टेंस कहते हैं.
सो लुक एट दिस बोथ डेफिनेशन, इन दोनों डेफिनेशन पे आप गौर कीजिए, इन दोनों डेफिनेशन पे आप गौर कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि रियली व्हाट इज टेंस, टेंस वास्तव में है क्या। जब इसको आप इस दोनों डेफिनेशन पे आप गौर कीजिए। टेंस इज ए ग्रामेटिकल कैटेगरी रेफरिंग टू द सिचुएशन ऑफ टाइम, टेंस ग्रामर की एक कैटेगरी है जो समय की अवस्था को बताता है। और टेंस का ये दूसरा जो डेफिनेशन है, टेंस इज द स्टडी ऑफ वर्ब्स एंड देयर फॉर्म्स। हम लोग जान चुके हैं कि वर्ब की पढ़ाई को और उसके पांचों फॉर्म की पढ़ाई को ही टेंस कहते हैं। बेसिकली in the tense there is no any change, only the inflection of verbs takes place। टेंस के अंदर क्या होता है, सिर्फ वर्ब ही अपना फॉर्म बदलता है और उसी से टेंस बदल जाता है, उसी से टेंस बदल जाता है। यानी कि चेंजिंग इन द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, चेंजिंग इन द फॉर्म्स ऑफ वर्ब जस्ट चेंजेस द टेंस, इसी के कारण टेंस चेंज हो जाता है। फॉर्म में अगर टेंस वर्ब के फॉर्म में तब्दीली आती है, वर्ब के फॉर्म में अगर कोई बदलाव आता है तो उसी के कारण समय बदल जाता है या टेंस बदल जाता है। सो दिस टू डेफिनेशन इज वेरी सुटेबल ऑफ टेंस, सो रिमाइंड इट, देन वी विल नो द एस्पेक्ट्स यानी सिचुएशन ऑफ इन एवरी टेंस। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। यानी कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एवरी टेंस हैज 4 एस्पेक्ट्स। हर टेंस में 4 अवस्थाएं होती है। प्रेजेंट टेंस में भी 4 अवस्थाएं हैं, जिसको सबसे पहले कहते हैं इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। हर टेंस में ये 4 अवस्थाएं होती है और यही 4 अवस्थाएं टाइम को रिप्रेजेंट करती है, टाइम को डिनोट्स करती हैं, टाइम को बताती हैं। सो just look at the aspects and the 4 aspects of the tense। सिर्फ आपको ध्यान देना है कि टेंस के अंदर, हर टेंस के अंदर, प्रेजेंट टेंस के अंदर भी, पास्ट टेंस के अंदर भी और फ्यूचर टेंस के अंदर भी ये 4 अवस्थाएं होती है। सो बेसिकली वी विल नो द 12 फॉर्म्स, 4 तिहाई 12, तो 12 फॉर्म को हम लोग पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस के अंदर 4 फॉर्म, यानी सबसे पहले वाले फॉर्म को इंडिफिनिट फॉर्म कहते हैं, दूसरे को कंटिन्यूअस फॉर्म कहते हैं, परफेक्ट फॉर्म एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म। सो बिफोर वी स्टार्ट एंड बिफोर वी गो टू द डेफिनेशन एंड द एग्जांपल्स, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट डाउन ए सेंटेंस विच विल डिफरेंस बिटवीन द टाइम एंड टेंस। जो आपको टाइम और टेंस के बीच में जो डिफरेंशिएशन है उसको आपको पहले बता देते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि टाइम और टेंस के बीच में क्या फर्क है। सो लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड। एग्जाम्पल, ही इज बाइंग ए new car next month। Look at this sentence, the structure of sentence, the structure, this helping verb and this verb, this is the form of the verb, this is helping verb and this is the fourth form of the verb। So according to, when we are looking at the structure of the sentence, जब इस सेंटेंस के हम स्ट्रक्चर पे गौर करते हैं तो पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस है। लेकिन इसका माना जब गौर करते हैं, जब इसके मीनिंग पे गौर करते हैं तो पता चल रहा है कि इट इज टेलिंग अबाउट द फ्यूचर टाइम। इसका हिंदी होगा, इसके हिंदी पे आप गौर करें, ही इज बाइंग ए न्यू कार नेक्स्ट मंथ। अगले माह वह एक गाड़ी खरीदने वाला है, एक कार खरीदने वाला है। अगले माह वह एक कार खरीदने वाला है। अब इस माना पे गौर कीजिए, जब इसके माना पे गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये फ्यूचर टाइम को बता रहा है। जब इस सेंटेंस के आप माना पे गौर करेंगे तो ये फ्यूचर टाइम को बता रहा है। लेकिन जब इसके फॉर्म पे गौर करेंगे आप, जब इसके फॉर्म को देखते हैं तो पता चलता है कि यह प्रेजेंट टेंस का, यानी कि प्रेजेंट टाइम को बता रहा है। इसके फॉर्म से यह पता चल रहा है, ही इज सब्जेक्ट हियर, इज हेल्पिंग वर्ब एंड दिस इज बिफोर।
So when we look at the structure of the sentence, we know that this is present tense. But we know when we go to the meaning is telling about the future time. इसके जब माना पे गौर करते हैं तो ये फ्यूचर टाइम को बता रहा है. इससे साफ जाहिर होता है कि टाइम और टेंस जो है दोनों डिफरेंट चीज है. टाइम और टेंस दोनों डिफरेंट चीज है. टेंस एक ग्रामेटिकल कैटेगरी है, लेकिन टाइम नॉन ग्रामेटिकल कैटेगरी है. इस सेंटेंस से ही जाहिर हो जा रहा है. सो नाउ वी विल गो टू द एस्पेक्ट्स ऑफ द टेंस. हर टेंस के 4 एस्पेक्ट्स होते हैं, हम उसको जानेंगे सब. तो आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के ही, प्रेजेंट टेंस का ही बात करेंगे. और प्रेजेंट टेंस के हम 4 एस्पेक्ट्स को देखेंगे या 4 टाइप्स को देखेंगे. सबसे पहले वाले हम लोग, हाँ, लुक एट दिस सेंटेंस. यस, नाउ कम टू दी, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट टेंस. टुडे वी विल ओनली टॉक अबाउट प्रेजेंट टेंस. टुडे वी विल टॉक अबाउट ओनली प्रेजेंट टेंस. आज हम लोग सिर्फ प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे. और प्रेजेंट टेंस के अंदर जो 4 एस्पेक्ट्स होते हैं या 4 फॉर्म कहिए, और वो चारों फॉर्म अलग अलग सिचुएशन ऑफ टाइम को बताते हैं. वो चारों फॉर्म अलग अलग डिफरेंट सिचुएशन ऑफ टाइम को बताते हैं. सबसे पहले वाले फॉर्म को कहते हैं इंडेफिनिट फॉर्म या सिंपल प्रेजेंट. नाउ फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट, and the first is simple present. Simple present denotes the habitual routine or routine action. Yes, simple present denotes the habitual routine action. सिंपल प्रेजेंट टेंस ऐसे टेंस को कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस ऐसे टेंस को कहते हैं जो या तो हैबिचुअल या रूटीन एक्शन को बताए. जैसे एग्जांपल से पता चल जाएगा आपको कि कैसे सिंपल प्रेजेंट डिनोट्स द हैबिचुअल रूटीन एक्शन. यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस उस टेंस को कहेंगे जो या तो आदतन कोई चीज है, हैबिचुअल है, या कोई रूटीन के का जो आदत है, रूटीन है, रूटीन वाले वर्क को ये बताता है. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहले एक एग्जांपल लेंगे, उससे पता चल जाएगा कि कैसे ये हैबिचुअल है. एग्जांपल में आई, लुक एट द एग्जांपल, आई गो टू ए स्कूल डेली. लुक एट दिस सेंटेंस, मैं रोज विद्यालय जाता हूं, मैं रोज विद्यालय जाता हूं. दिस इज ए हैबिचुअल एक्शन. दिस टेंस इज शोइंग अबाउट हैबिट. Look at this sentence. Simple sentence, simple present tense denotes the habitual or routine action. Simple present ऐसे टेंस को कहेंगे जो कोई भी आदत वाला काम या रूटीन वाला काम को बताए. जैसे मैं रोज विद्यालय जाता हूं, ये एक हैबिट है, रूटीन वर्क है. दूसरा एग्जांपल, the sun rises in the east. अब इस सेंटेंस को देखिए, सूरज पूरब में उगता है. ये क्या है? एकदम पूरी तरह से परफेक्ट बात है, एकदम तथ्य है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट बात है कि सूरज पूरब में उगता है. तो ये यहां पर लिख सकते हैं आप, ये फैक्ट है, ये एक फैक्ट है. तो फैक्ट भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएंगे. जो भी फैक्ट बातें हैं, जो भी
जो भी फैक्ट बात है वह सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। जैसा कि आप यहाँ दो एग्जाम्पल में देख रहे हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हैबिचुअल एक्शन को बता रहा है, दूसरा ये वाला सेंटेंस आप फैक्ट को बता रहा है। तो जो भी सेंटेंस या तो हैबिचुअल एक्शन को बताए, रूटीन एक्शन को बताए, और वो जस्ट इट शोज द फैक्ट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपल प्रेजेंट, द स्ट्रक्चर इज, राइट डाउन द स्ट्रक्चर। The structure is subject, verb का पहला रूप जैसे कि यहां है V1, या verb का पांचवा रूप जैसे कि यहां है verb का पांचवा रूप, verb का पांचवा रूप प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट दे देंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद कोई जो बचा हुआ पार्ट जिसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपल प्रेजेंट। दिस इज जस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का ये स्ट्रक्चर हो गया। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तब वर्ब का पहला रूप या पांचवा रूप वो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के हिसाब से ये होगा। जैसे ये थर्ड पर्सन है तो V5 लगा है, अगर फर्स्ट पर्सन रहेगा तो यहाँ V1 लगेगा। तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन द कॉम्प्लीमेंट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपल प्रेजेंट। नाउ कम टू द प्रेजेंट कंटिन्यूअस, which is, yes, now come to the present continuous. We will talk about the present continuous. We will talk about the present continuous. Present continuous denotes the ongoing action. प्रेजेंट कंटिन्यूअस वैसे टेंस को कहेंगे जो काम बोलने के समय, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस डिनोट्स एन एक्शन विच इज ऑन गोइंग, विच इज इन प्रोग्रेस। जो काम जारी है, बोलने के समय ही वो काम हो रहा है, बोलने के समय ही वो काम हो रहा है या जारी है, ऐसे टेंस को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस just denotes an ongoing action, the action which is in progress, जो काम चल रहा है। जैसे हम लोग लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हम लोग इसका पहले डेफिनेशन लिखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस आखिर कहते किसको हैं? It denotes an ongoing action, जो काम बोलने के समय ही जारी हो, ongoing हो। It denotes an action, an ongoing action, or the action which is in progress at the time of speaking, at the time of speaking. Look at the definition. It denotes an ongoing action, जो काम भी बोलने के समय जारी हो, और the action which is in progress, चाहे जो काम जारी हो at the time of speaking, उसी को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के जरिए आप समझिए, आपको ज्यादा समझ में आएगा। लुक एट द एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग अ बुक। मैं एक किताब पढ़ रहा हूं। लुक एट दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में पढ़ने का काम जारी है, यहां पढ़ने का काम जारी है। आई एम रीडिंग ए बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं। इसका मतलब द एक्शन इज गोइंग ऑन, यानी एक्शन चल रहा है। इसका स्ट्रक्चर पे गौर कीजिए तो सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, तब V4 और फिर ऑब्जेक्ट।
तो स्ट्रक्चर इसका लिख लीजिए, स्ट्रक्चर, राइट डाउन द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि बिना स्ट्रक्चर के आप समझ नहीं पाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, तब वर्ब का हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इज लगेगा, आर लगेगा या एम लगेगा, तीनों में से कोई। इज आर एम, सब्जेक्ट के बाद इज आर एम, तब उसके बाद लगेगा वर्ब का चौथा रूप लगेगा, जैसे कि यहां पे है V4, ये V4 है, सॉरी V4, ये वर्ब का चौथा रूप है, वर्ब का ये चौथा रूप है, वर्ब का ये चौथा रूप है, V4 है ये। सो लुक एट द स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर इज, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, तब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में से सब्जेक्ट के अनुसार होगा, जैसे इज आर एम, तब वर्ब का चौथा रूप, तब जाके यहां पर लास्ट में ऑब्जेक्ट लगेगा, यही इसका स्ट्रक्चर होगा। लुक एट द स्ट्रक्चर, सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है तो सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब या तो इज होता है, नहीं आर होता है, नहीं तो एम होता है, ये तीनों में से कोई, ये प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, ये प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, ये प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसे कहते हैं, और दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नाउ come on to the another tense, another aspects of present tense. Now come on to the another aspects of present tense, and this is the third, it is third present perfect, present perfect. Yes, we are talking about present perfect. Present perfect is a tense that it denotes an action which has already taken place. Present perfect denotes an action which has already been taken place. Present perfect tense ऐसे टेंस को कहेंगे जब कोई काम ऑलरेडी खत्म हो चुका हो। इस तरह के स्थिति को बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट इट डिनोट्स एन एक्शन विच हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस या फिनिश्ड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसे, इसका मैं लिख देते हैं हम लोग डेफिनेशन। It expresses the action, it expresses that action has already yet it expresses the action, that action has already been finished. Look at the sentence. मैंने लिखा it expresses that action has already been finished. ये ऐसे काम को बताता है जो खत्म हो चुका हो। जैसे कि मैं कहूं कि मैं खा चुका हूं, जैसे मैं बोलूं कि मैं खा चुका हूं, I have eaten. Look at the sentence. We will talk about, yes, look at the examples. I have eaten, मैं खा चुका हूं। I have eaten, मैं खा चुका हूं। Look at the answer. This is subject, this is helping verb, and this is V3. So look at the sentence. मैं खा चुका हूं, यानी कि the action has already been finished, यानी कि काम ऑलरेडी खत्म हो चुका है, काम एक्शन खत्म हो चुका है। ऐसे एस्पेक्ट्स को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। जब कोई काम खत्म हो चुका हो तो इस तरह के टेंस को बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इट एक्सप्रेसेस दैट एक्शन हैज ऑलरेडी बीन फिनिश्ड। इट एक्सप्रेसेस दैट एक्शन हैज ऑलरेडी बीन फिनिश्ड। ये बताता है कि काम पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। जैसे आई हैव ईटेन, मैं खा चुका हूं। आई हैव ईटेन, मैं खा चुका हूं। अब इसके स्ट्रक्चर को लिख लें हम लोग। स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चर मैटर्स। राइट डाउन द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर विल बी, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद
हैव या हैज हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हैव और हैज, और फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म लगेगा V3, और फिर ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं देंगे। सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर पर गौर करें। लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। द स्ट्रक्चर इज, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज, तब वर्ब का तीसरा फॉर्म, ऑब्जेक्ट रहेगा तो देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं देंगे। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाउ लुक एट द टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट इट एक्सप्रेसेस दैट एक्शन हैज ऑलरेडी बीन फिनिश्ड। यह बताता है कि काम पूरी तरह से खत्म हो चुका हो, काम कोई भी एक्शन पूरी तरीके से खत्म हो चुका हो। जैसे हम बोलते हैं अगर आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूं, यानी कि खाने का काम खत्म हो चुका है, यानी कि खाने का काम खत्म हो चुका है। तो हम देख रहे हैं यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब में हैव लगा है और ये V3 है, ऑब्जेक्ट रहेगा तो देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं देंगे। तो स्ट्रक्चर विल बी, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तब हैव या हैज आएगा, तब वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्ट रहेगा तो देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं देंगे। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। नाउ कम टू द लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट, द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस when the action is started in the past and is still going on. Present perfect shows that the action has started in the past and already now going on. ऐसा टेंस बताता है कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, लेकिन उसका अभी तक वो काम जारी है, अभी तक वह काम जारी है। ऐसे टेंस को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक बार और सुनिए, एक बार और ध्यान से सुनिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वैसे टेंस को कहेंगे कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में अभी तक जारी है। इस तरह के टेंस को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको इंग्लिश में अगर बोलना है तो बोलेंगे ए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस डिनोट्स एन एक्शन व्हिच ऑलरेडी स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज नाउ, कंटिन्यूज टिल, अब तक वो जारी है। इस तरह के सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। नाउ राइट डाउन, राइट डाउन। हम लोग चौथे फॉर्म की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है, दोनों है। तो याद रखिए, ए एक्शन started in the past, action started in the past but it continues to present time। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। यस, एन एक्शन यहां लिखिए, एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट बट इट कंटिन्यूज टू द प्रेजेंट टाइम। ये डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन रटने वाली चीज नहीं होती है। डेफिनेशन को उसके सेंस के आधार पे, माना के आधार पे आप अपने से भी बना सकते हैं। डेफिनेशन इज नॉट जस्ट ए रोट लर्निंग। डेफिनेशन रटने वाली चीज नहीं होती है। जस्ट यू कैन मेक ए डेफिनेशन बाय योर ओन सेल्फ, यू कैन मेक ए डेफिनेशन बाय योर ओन सेल्फ। आप खुद भी डेफिनेशन बना सकते हैं, हाँ, लेकिन बात जो है मैटर अलग नहीं होना चाहिए। डेफिनेशन आप खुद भी बना सकते हैं, मैटर अलग नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो ये बहुत जरूरी चीज है जानना कि डेफिनेशन को रटा नहीं जाता है। डेफिनेशन को, जैसे मैं यहाँ लिखा हूं, मैं ये कोई आपको रट के नहीं बता रहा हूं, मैं इस टेंस के बारे में जानता हूं, इसलिए मैंने आपको यहाँ लिखा है एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट। कोई काम पास्ट में शुरू हुआ बट इट कंटिन्यूज टू द प्रेजेंट टाइम, लेकिन वो अभी भी काम जारी है। इस तरह के टेंस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल को देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। लुक एट द एग्जाम्पल, आई हैव बीन
ड्राइविंग, I have been driving a car since morning. देखिए इस पर गौर कीजिए सेंटेंस पे. लुक एट द सेंटेंस. आई हैव बीन ड्राइविंग अ कार सिंस मॉर्निंग. सुबह से मैं एक कार चला रहा हूं. यानी कि काम शुरू हुआ पहले लेकिन कार अभी भी चल रहा है. काम शुरू हुआ पहले लेकिन अभी भी चल रहा है. यानी कि कार चलाने का काम शुरू हुआ सुबह में, लेकिन जब बोल रहे हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग उस समय भी काम जारी है. यानी कि काम सुबह में शुरू हुआ, काम सुबह में शुरू हुआ लेकिन अभी भी वो काम जारी है. इस तरह के टेंस को बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं. सो लुक एट दिस सेंटेंस. आई हैव बीन ड्राइविंग अ कार सिंस मॉर्निंग. मैं सुबह से कार चला रहा हूं. इसका मतलब सुबह में चलाना शुरू किया था और अभी भी चला रहा हूं. सो लुक एट द स्ट्रक्चर. इसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर पे बात करते हैं. तो स्ट्रक्चर देखते हैं. स्ट्रक्चर को जानना बहुत जरूरी होता है. इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, तब सब्जेक्ट के बाद हैव लगेगा या हैज लगेगा. हेल्पिंग वर्ब है ये, याद रखिएगा. हैव और हैज हेल्पिंग वर्ब है. तब प्लस बिन लगेगा. इसमें बिन भी हेल्पिंग वर्ब है. इसमें दो हेल्पिंग वर्ब लगेगा. यहां ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए इसको. सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तब एक हेल्पिंग वर्ब आएगा. हैव या हैज दोनों में से कोई, वो सब्जेक्ट के अनुसार डिपेंड करेगा. समझ में आ रही है बात. सबसे पहले सब्जेक्ट होगा हैव या हैज, दोनों में से कोई, ये सब्जेक्ट के अनुसार होगा. हैव लगेगा या हैज. एक और हेल्पिंग वर्ब लगेगा जिसको बिन कहते हैं, ये बिन होगा. तब वर्ब का ये चौथा फॉर्म होगा. जैसे बिफोर होगा तब वर्ब का चौथा फॉर्म बिफोर होगा. ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं देंगे. तो लुक एट द स्ट्रक्चर. सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज, ये भी हेल्पिंग वर्ब है. तब एक और हेल्पिंग वर्ब आएगा, इसमें दो हेल्पिंग वर्ब है, बिन. तब वर्ब का चौथा रूप और तब ऑब्जेक्ट. ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आपका स्ट्रक्चर हो गया. आई होप यू गेट द ऑल. सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा. नाउ हम लोग टेंस के पास्ट टेंस की भी बात करेंगे, परफेक्ट टेंस की भी बात करेंगे, लेकिन आज जो है हम लोग सिर्फ प्रेजेंट टेंस के ही चारों एस्पेक्ट्स यानी चारों फॉर्म की बात किए. एंड आई होप you get the all things, you know all the things. So we will cover in another class the past tense and also the future tense. Thank you.